देखो प्रॉब्लम देखो आप, ये वाला कोलिजन का एक वेज है इसमें, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वी नॉट स्पीड से पार्टिकल आता है, रिबाउंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर द इम्पैक्ट। फ्रिक्शन आपको नेग्लेक्ट कर देना है सब जगह, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ इम्पैक्ट निकालना है। तो बस ये दे रखा है कि एम मास है इस पार्टिकल का, वी नॉट स्पीड है, स्मूथ सरफेस है, वेज का मास कैपिटल एम। आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो जाती है, वर्टिकल हो। ठीक है, नेट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वर्टिकल चला जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द इम्पैक्ट कितना हो। फिर से वही कहानी, कोई डिफरेंस नहीं है, लॉज लिमिटेड है, उसके अलावा कुछ लग ही नहीं सकता है। तो देखो ये तो पूछ ही लिया है, तो तीसरा लॉ तो क्लियर है, वो तो लिख ही देंगे। ठीक है ना। बट उससे पहले अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमें वेलोसिटीज दोनों की पता होनी चाहिए। ठीक है, मोमेंटम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं क्या इसमें, बताइए। क्या टोटल मोमेंटम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंजर्व हो सकता है इस प्रॉब्लम में, बताइए। क्या टोटल मोमेंटम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कंजर्व हो सकता है क्या, कोई दिक्कत लग रही है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन में किसी को। अरे बोल ही नहीं रहे, क्या दिक्कत है, यहाँ फ्रिक्शन थोड़ी नहीं है जो इम्पल्सिव हो जाए फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है इसमें, बात हो चुकी है अपनी। क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो ये क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है ना, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और फिर यहाँ से एक इम्पल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, तो आपका ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आपका इम्पल्सिव हो जाएगी, तो आपका म्यू इंटू जे एन आपका हो जाएगा, म्यू इंटू जे एन हो जाएगा, म्यू इंटू जे एन आपका इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, आ रही है क्या बात समझ में। तो अगर ये यस। फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता सिस्टम का, क्योंकि आपका फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के इम्पल्सिव होने की वजह से, क्योंकि ये जोर से इसको कंप्रेस कर रहा है तो ये भी जोर से नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस पे, तो म्यू भी क्या हो जाएगा आपका, म्यू इंटू एन भी इम्पल्सिव हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर कोई फ्रिक्शन अभी नहीं है, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन मान ली गई, वेज का वी डब्ल्यू इसने बोला ही है, ये ऊपर चला गया आफ्टर कोलिजन, तो जाता रहे, हमें क्या दिक्कत। और लाइफ आसान हो गई, देखो लिनियर मोमेंटम कितना इजीली लग गया। एम वी नॉट पहले था, क्योंकि ये ऊपर चला गया है, इसका हॉरिजॉन्टल में कुछ बचा ही नहीं, तो ये बस हॉरिजॉन्टल में इसी का बचा है, इसको कर दो कैपिटल एम इंटू वी डब्ल्यू। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को, बहुत सिंपल। इसने बोला है कि आफ्टर कोलिजन एक पार्टिकल ऊपर चला जाता है। ठीक है, खुद ने ही बोल दिया, तो हमने सिंपल क्या अप्लाई किया। हाँ अर्नव, वेरी गुड बेटा। तो इसलिए ऊपर चला गया, तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर लिया, मोमेंटम कंजर्व कर दिया। तो यहाँ मोमेंटम था एम वी नॉट, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज, तो वेलोसिटी ऑफ वेज आ गई स्मॉल एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, स्मॉल एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो आपका लॉ नंबर 1 लग गया। अब क्या बचा है, अननोन रह गया क्या इसमें, वी डब्ल्यू आपको नहीं पता। ठीक है, और क्या नहीं पता आपको, स्मॉल एम कैपिटल एम तो दे रखे हैं। तो एक और लगा दो इसमें बस, अब पार्टिकल्स, वही थर्ड सेकंड लॉ आपका, पार्टिकल मोमेंटम अलोंग द इंक्लाइन, इस पार्टिकल पर इंक्लाइन, इस अलोंग द इंक्लाइन कोई इम्पल्स नहीं लग सकता, जो इम्पल्सिव फोर्स लगा है इस पर, इसमें लगा है। ठीक है, और ये ड्यूरेशन कोलिजन का इतना कम है कि एमजी जैसे फोर्सेस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते उस। ठीक है, वो मोमेंटम चेंज में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन एम जी डी टी, एम जी के बहुत छोटा होने की वजह से, एम डी टी के बहुत छोटा होने की वजह से ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कोलिजन है इसलिए इस डायरेक्शन में इसका जस्ट आफ्टर द कोलिजन अलोंग द इंक्लाइन मोमेंटम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट कितना था, वी नॉट कॉस एल्फा, आफ्टर कोलिजन स्पीड ऊपर वी डैश होगी, तो अब कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी डैश साइन एल्फा। तो वी नॉट कॉस एल्फा इज इक्वल टू वी डैश साइन एल्फा।
ठीक है, लॉ नंबर 2, तीनों लॉज लग गए लाइन से। ठीक है ना, लाइन से इसमें 3 और क्या लग सकते हैं कोलिजन में, पहले ही क्लियर किया गया आपको, बिल्कुल और कुछ नहीं लग सकता। ठीक है, तो वी नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी डैश साइन अल्फा, सेकेंड नंबर इक्वेशन। थर्ड में जस्ट फार्मूला आप लगा दीजिए स्मॉल ई का। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको कंपोनेंट ध्यान से लिखने पड़ेंगे बेटा, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो V2 कितना आ रहा है देखो, वी डब्ल्यू साइन अल्फा अलोंग द लाइन ऑफ। ठीक है, वी डब्ल्यू साइन अल्फा, वी डब्ल्यू साइन अल्फा। V1 क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव होगी, तो इसकी अपोजिट आ रही है, तो माइनस वी डैश कॉस अल्फा लिखेंगे। देखो माइनस वी डैश कॉस अल्फा, U1 माइनस U2, U1 इसका इनिशियली V नॉट इधर था, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंपोनेंट कितना आया, V नॉट साइन अल्फा, तो यहाँ पर आपने V नॉट साइन अल्फा लिखा, U2 आपका 0 रहा, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। V डैश यहाँ से उठा के रख दो, क्योंकि V डैश आपको नहीं पता था, तो V डैश उठा के रखोगे, छोटा मोटा सॉल्व करोगे, तो जो आंसर जिस फॉर्म में दे रखा है उसमें निकल के आ जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। इतने क्वेश्चन आते हो ना तो आप एडवांस का पेपर भी कर दोगे, इससे ऊपर एडवांस का भी नहीं आता कुछ। ठीक है ना, इतनी नॉलेज हो आपको ढंग से तो आप सब कुछ कर दो। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, ई का फार्मूला लगाया, वही मैं कह रहा हूँ तब से, कोलिजन में 3 लॉज ही है, सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होती है। अगर आपको ये ढंग से लगाने आते हैं तो आप सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बताइए अंश, कोई डाउट तो नहीं है आपको इस प्रॉब्लम को करने में? बात क्लियर है सब बच्चों को, कैसे पार्टिकल आके कोलाइड करा, कैसे हमने अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये सारी चीजें कर दी। ठीक है, क्लियर है एकदम?